तो बेटा आज हम बात करने वाले थे हमारे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स की। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। चलो देखिए आगे। अब प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स वैसे तो कितने तरह की है आपकी बुक में। सबसे पहले बेटा दे रखा है आपका फ्रॉम अल्कोहल। इसमें हम लोगों को 4 से 5 मेथड पढ़ने हैं। उसके बाद में बेटा आपके आ जाता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, राइट। उसके बाद में बेटा आपके आ जाते हैं बाय हैलोजन एक्सचेंज। टोटल ओवरऑल आपके पास 3 चीजें हैं और हम इस वीडियो में इस क्लास में इन तीनों की बात हम करेंगे डिटेल में। ओके, सो फर्स्ट हेडिंग हमारी हो जाती है बेटा फ्रॉम अल्कोहल। चलिए देखिए, अब देखो बेसिकली समझना यह है कि अल्कोहल किन किन के साथ रिएक्शन करेगा, कौन कौन है जिनके साथ ये रिएक्शन कर सकता है और उससे बनेगा क्या, सब में अल्काइल हैलाइड बनेगा। बेसिकली मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, राइट। तो अब अल्कोहल की किस किस के साथ रिएक्शन है, तो इसमें वापस नंबर 1 आपके आ जाता है एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन। ठीक है, तो एक तो आपको ये याद रखना है कि हम किन किन रिएजेंट के साथ किसकी रिएक्शन कराएं। देखो ऑर्गेनिक का मैं सिंपल सा आपको फंडा समझा देता हूं। देखो बेटा, वैसे तो कहने को ऑर्गेनिक रटी नहीं जाती है, बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं रटी नहीं जाती। फ्रेंकली स्पीकिंग रिएक्शन नहीं रटी जाती है, बट रिएजेंट तो रटने पड़ेंगे, है ना। आपने घर में किचन में मसाले यूज करते हैं हम लोग, कौन सा मसाला कब डलता है, किस में डलता है, कैसे डलता है, ये तो याद रखना पड़ेगा। हाँ, आप उसको रटते नहीं हो, क्या करते हो, उसकी प्रैक्टिस करते हो। तो रटना इज नॉट द गुड वर्ड, बट यस आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। आपको अगर यही नहीं पता है कि ZnCl2 HCl करता क्या है, अब इसमें क्या समझाऊं मैं आपको। अगर मैं आपको ये कहूं कि ZnCl2 और HCl क्या करता है, अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी नहीं पता तो मेरे ख्याल से इसके आगे की बात करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमेंबर दैट कौन से रिएजेंट की कौन सी प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ेगी रिएजेंट की मोस्टली केसेस में। उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है, कंडीशंस पे डिपेंड करती है। ऐसा है तो क्या होगा, जैसे 443 केल्विन टेम्परेचर पे क्या बनेगा, आगे हम पढ़ेंगे रिएक्शन। 413 केल्विन टेम्परेचर पे क्या बनेगा, ये सब चीजें ओवरऑल बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको याद तो रखना पड़ेगा। इसको आप रटने का वर्ड बोलो या आप इसको लर्न कहो, करने की बात कहो या कुछ भी कहो, ठीक है। तो चलो इसको बोलते हैं बेटा लुकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? लुकास रिएजेंट। करता क्या है? हमारे पास में हमारा अल्कोहल है। अभी देखो लिखने के लिए ROH लिख रहे हैं, लेकिन आपको पता है ये सब चीजें क्या हो सकती है, कोई भी अल्कोहल्स की बात हो सकती है। एक्चुअली यहाँ पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? HCl कर रहा है। किसकी प्रेजेंस में कर रहा है? एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में ये आपके क्या कर रहा है? रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब होता क्या है, तो देखो सारा खेल एक ही चीज का है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। कैसे? बेसिकली अगर आप एक बार समझें तो O पे माइनस, R पे प्लस, क्या बनने वाला है? H और Cl ब्रेक होगा, Cl पे माइनस, H पे प्लस, प्लस का अटैक माइनस के ऊपर और यहाँ पे प्लस का अटैक इस माइनस के साथ। तो एक तो आपका बनेगा RCl और एक आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? H2O। तो इस H ने और इस OH ने मिलकर तो क्या बना दिया? H2O। और यहाँ से क्या बन गया आपका? RCl अल्काइल हैलाइड्स। अगर मैं इसी को HCl के साथ रिएक्ट करने का बोलता, वही आपका एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। और इसी की रिएक्शन अगर हम कराते हैं तो CH3 CH2 और Cl अल्काइल हैलाइड और साथ में क्या बन जाएगा बेटा? H2O। अब देखो वैसे तो बुक में इसकी डिटेल नहीं दे रखी है, लेकिन आगे आएगी। क्या समझना था? देखो मैंने यहाँ पे कौन सा बॉन्ड तोड़ा? R और O का बॉन्ड तोड़ा। तो अगर आपको कोई पूछ देता कि अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो याद रखना 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड देन मिथाइल अल्कोहल, राइट। अब देखो ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे बेसिकली बॉन्ड ये वाला तोड़ना है। जब ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो R पे क्या आने वाला है? पॉजिटिव। बेसिकली मैं इसको कह सकता हूं ये क्या बनने वाला है? कार्बोकैटाइन बनने वाला है। एंड यू नो वेरी वेल 3 डिग्री कार्बोकैटाइन इज हाईली स्टेबल।
तो अगर मैं इस एल्केल हैलाइड के साथ में 3 डिग्री अल्कोहल ले लेता इस रिएक्शन के लिए, तो वो सबसे ज्यादा प्रिफर्ड होती कि नहीं होती। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपकी बुक में आगे जाके एक क्वेश्चन आएगा कि 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो लुकास रिएजेंट के साथ रीडिली रिएक्ट करता है, 2 डिग्री उतना अच्छे से रिएक्ट नहीं करता है, नॉट गुड। और 1 डिग्री जो अल्कोहल है आपका वो तो रिएक्शन ही नहीं करेगा या बहुत डीले रिएक्शन हो जाएगी। तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं अल्कोहल के अंदर वापस सेकंड की, NaBr प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में, NaBr प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में। यहां पर भी सिंपल वही सेम चीज है, ROH की रिएक्शन NaBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, यहां पे क्या होगा, देखो यहां पे अगेन OH पे माइनस, R पे प्लस, Na पे प्लस और Br पे माइनस। तो पहले तो आपका ये OH किसके साथ रिएक्ट करेगा, Na के साथ। तो देखो अब यहां पे थोड़ा कहानी में ट्विस्ट समझना, यहां तो क्या बनेगा बेटा, NaOH। तो ये और ये R और Br तो बना देंगे एल्काइल ब्रोमाइड्स, करेक्ट। नाउ ये Na और OH यहाँ पे रिएक्शन से क्या बनाने वाले होते, NaOH। बट देखो आपकी बुक में यहाँ पर आपको NaHSO4 लिखा हुआ मिलेगा, ये कहाँ से आया, तो सुनो, NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है और आपका H2SO4 क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो बेटा जब आपके मीडियम में ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है तो वो इस बेस को छोड़ेगा क्या, नहीं, रिएक्शन तो करेगा। और जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे, अब यहां पर भी H2SO4 के साथ क्या होता है, ये आपको पता होगा, ये डायाबेसिक एसिड है। कैसा है, डायाबेसिक एसिड, मतलब 2 H+ रिलीज कर सकता है। पहली बार में ये क्या रिलीज करेगा, H+ एंड HSO4 माइनस। और ऐसा कब करेगा, जब आपके पास ओनली 1 NaOH अवेलेबल होता है। तो ये 1 NaOH में से एक OH H के साथ में क्या बना लेता है, H2O, एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये जो बाइसल्फेट आयन है ये Na+ के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, सोडियम बाइसल्फेट। इज इट क्लियर, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो बेटा समझने के लिए बहुत कुछ है, सब ऐसी बात नहीं है नहीं समझ सकते, बट यस आपको अब एग्जाम में आ गया तो सिंपली रिएक्शन दिमाग में होनी चाहिए, ये कैसे बना, ये सब चीजों के लिए हम आपके पास है, तो आप हमें पूछ सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका एक टॉपिक, 2 रिएक्शंस कंप्लीट। थर्ड रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PCl3, इसको PX3 लिखा हुआ है आपकी बुक में, एंड PCl5। यहां आपके आ गया रिएक्शन ऑफ ROOH विथ इन सबके। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं वापस PCl। देखो यहाँ पे ये थोड़ी डिफरेंट रिएक्शन है, मैं इस डिफरेंट रिएक्शन की मैकेनिज्म में नहीं जाके मैं आपको बेटा इसकी एक ट्रिक बता देता हूं। ठीक है, ट्रिक क्या है, समझो ट्रिक को। आपके पास में अगर रिएक्शन विथ अल्कोहल की बात, विथ PCl3 की बात करो, तो आपको यहाँ पे 3 अल्कोहल्स लेने पड़ेंगे। कितने अल्कोहल्स लेने पड़ेंगे, 3 अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। ओके, 3 को मैं चलो एक काम करता हूं, मैं ऐसे लिख देता हूं, 3 अल्कोहल्स। ये तीनों अल्कोहल्स किसके साथ रिएक्शन करेंगे, PCl3 के साथ। क्या हम PCl3 को ऐसे लिख सकते थे, बस अब आपको क्या कुछ नहीं करना है, बस सिंपली इनको ब्रेक कर दो। अब ये कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, देखो वही सेम चीज है, माइनस प्लस, फिर Cl पे माइनस, P पे प्लस आएगा, 3 Cl की वजह से P पे +3 आ जाएगा, एंड सो ऑन रिएक्शन होगी। यहां पर आपको क्या लिखना है, 3 प्रोडक्ट बनेंगे, 3RCl और साथ में आपके पास आ जाएगा H3PO3। बोलो क्लियर, ये हो गया PCl3 के साथ रिएक्शन। अगर हम रिएक्शन बी की बात करें तो रिएक्शन विथ PCl5, यहां आपको ट्रिक क्या दिमाग लगानी है, आपको ROH ऐसे लिख देना है, ये कोई सा भी अल्कोहल हो सकता है। चलो मैं इस बार यहाँ पे CH3 एंड CH2 ये ले लेता हूं। फिर आपको PCl5 को लिखने का तरीका,
Cl, Cl एंड Cl। ये एक तरीका दिमाग में रखना है, बस हो गया काम खत्म। अब देखो इससे क्या बना, HCl, इनसे क्या बना, एल्काइल हैलाइड, CH3, CH2 एंड Cl, और इससे क्या बनेगा, POCl3। ये आपके पास में आ जाता है कंप्लीट प्रोडक्ट। तो PCl3 और PCl5 के साथ सिंपल सी आपको एक छोटी सी टेक्निक दिमाग में रखनी है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है। तो आपने अल्कोहल में 3 रिएक्शंस कंप्लीट कर दी है ना। अब आप देखिए 4th रिएक्शन क्या हो जाती है आपकी, रिएक्शन विथ रेड फॉस्फोरस प्लस X2। अब देखो यहां मैं आपको एक छोटी सी चीज समझा देता हूं। रेड फॉस्फोरस X2 के साथ होता है तो बेटा ये कहलाता है हेलोजिनेटिंग एजेंट। क्या कहलाता है ये, हेलोजिनेटिंग एजेंट। लेकिन यही आपका अगर रेड फॉस्फोरस HI के साथ में है तो बेटा ये बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये देखो याद तो रखना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, ये चीजें कंडीशंस आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो अब हम बात क्या कर रहे हैं, रेड फॉस्फोरस प्लस X2 की। अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल के साथ में रेड फॉस्फोरस प्लस X2। अब देखो इसके अंदर नहीं जाने की जरूरत है, सिंपली आप RX बना दीजिए। अब इसका क्या हुआ कैसे हुआ वो सब हमारे कोर्स में भी नहीं है और उतनी डिटेल में बताने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। 5th रिएक्शन इंपॉर्टेंट लगा सकते हो आप, क्या है ये, रिएक्शन विथ SOCl2। बोलते क्या है SOCl2 को, थायोनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, थायोनाइल क्लोराइड। RBSC 2025 का क्वेश्चन है कि SOCl2 का नाम बताइए, सिंपल नाम बताना था आपको, थायोनाइल क्लोराइड है ना। और साथ में किसकी प्रेजेंस में ये ली जाती है, पिरिडीन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट कैसे है, तो पहले तो इसका नाम होता है डार्जन रिएक्शन, बुक में नहीं है, RBSC में CBSE में कहीं पे भी डार्जन रिएक्शन नाम बुक में NCERT में नहीं है, बट ठीक है पता होना पड़ेगा है ना। अब देखो ये अच्छा मेथड कहलाता है, दिस मेथड इज बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड्स। अब पहली बात तो ये बेस्ट क्यों है, तो देखो इसमें भी मैं एक्चुअली थोड़ी ट्रिक में ही जाऊंगा क्योंकि डिटेल में जाने की यहाँ पे भी जरूरत नहीं है। ये SOCl2 है, यहां से आपको पास में क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा RCl, एक आ जाएगा SO2 और एक आ जाएगी HCl गैस। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कि वाई यहाँ पे आप अल्काइल हैलाइड से बना सकते हो, RBr इज नॉट फॉर्म्ड या नॉट प्रिपेयर्ड, या RBr कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, RBr can't be prepared by this method। रीजन बड़ा सिंपल सा है, SOCl2 की जगह पे यहां पे हमें लेना पड़ेगा SOBr2, थायोनिल ब्रोमाइड, और वो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। पहली बात तो ये पिरिडिन की प्रेजेंस में हो गया। दूसरा, ये एक बेस्ट मेथड क्यों है नॉर्मली RCl बनाने के लिए, तो इसका रीजन है कि इसके RCl के अलावा, अल्काइल हैलाइड के अलावा, क्लोराइड के अलावा जो अदर प्रोडक्ट्स बनते हैं बोथ आर गैसेस। तो देखो आप जो भी रिएक्शन करते हो कहाँ करते हो, किसी वेसल में करते हो, किसी बीकर में करते हो। मैंने अगर इन दोनों को इसमें मिलाया तो इन दोनों की रिएक्शन से, अल्कोहल और एथाइल क्लोराइड की रिएक्शन से अंदर क्या बना, RCl बना, साथ में ये भी बने, लेकिन ये सब के सब इवेपोरेट हो गए गैसियस फॉर्म में। तो मेरे पास यहाँ जो बना वो ओनली प्रोडक्ट कौन है, RCl, और मेरे पास ये प्योरेस्ट फॉर्म में आ गया। मुझे इसके लिए कोई दूसरे और किसी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसको फिल्टर करने की, इसको क्रिस्टलाइज करने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या माना जाएगा, सबसे बेस्ट एवर मेथड माना जाएगा। बोलो क्लियर, ठीक है, चलो ठीक है। अब आता है सेकंड नंबर, बताओ सेकंड नंबर हेडिंग कौन सी है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। कौन सी है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा वापस 11th का नॉलेज थोड़ा सा काम आएगा। हाइड्रोकार्बन से बनाने में नंबर 1 आपको यहाँ पे दे रखी है, फ्रॉम फ्री रेडिकल
हैलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। अब देखो ध्यान से, ये चीज आपने पढ़ी हुई है, जब आपने एल्केन पढ़ा था 11th क्लास में, तो एल्केन की फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी थी, आपको वहां पे पढ़ाया था क्लोरीनेशन या हैलोजिनेशन, अगर याद हो तो आपको, है ना। तो क्या था उसमें, तो इधर देखो आपके पास में CH4 की रिएक्शन हमने कराई थी Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HNO। जैसे ही आपको किसी एरो पे HNO देखने को मिले, आपके दिमाग में पहले क्या आएगा, होमोलाइटिक क्लीवेज। वेरी गुड। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको क्या करना है, होमोलाइटिक क्लीवेज करना है। ओके, अब होमोलाइटिक क्लीवेज के बाद में आपको क्या समझना है, तो देखो ये जो Cl है ये कुछ इस तरह से खुद को ब्रेक करेगा, है ना। तो यहां से जैसे ही ब्रेकिंग होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका फ्री रेडिकल। अब अगर CH4 को देखो तो ध्यान से देखो, CH4 में टोटल कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, 4। कोई एक कार्बन हाइड्रोजन का क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज। जैसे ही इसका होमोलाइटिक को बेटा क्या बोलते हैं, समांश विखंडन, है ना, होमोलाइटिक क्लीवेज। बोलो क्लियर। अब होमोलाइटिक क्लीवेज जैसे ही होगा तो ये एक रेडिकल बनाएगा, जैसे इसको मैं अभी आगे मैकेनिज्म में पढ़ाऊंगा आपको, CH3 रेडिकल प्लस H रेडिकल, CH3 रेडिकल प्लस H रेडिकल, और यही CH3H रेडिकल Cl रेडिकल के साथ में बॉन्ड बनाता है। अब आपको दिमाग में क्या रखना है, यहां से तो आ गया CH3Cl और यहां से क्या बन जाएगा HCl। तो बेसिकली आपके पास में जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3Cl प्लस HCl। बोलो क्लियर, एनी डाउट, नो। अब देखो क्या एक बार और रिएक्शन हो सकती है, यस, जब तक ये सारे हाइड्रोजन्स HCl की फॉर्म में बाहर नहीं निकल जाते, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। कैसे करेंगे, अगेन अब हमारे पास में कौन है, CH3Cl, वही प्रोडक्ट यहां हमारा क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट बन जाएगा। तो CH3Cl की रिएक्शन अगेन किसके साथ, इन प्रेजेंस ऑफ HNO, अगेन होमोलाइटिक क्लीवेज, एक और HCl बाहर निकल जाएगा और यहां बचेगा CH2Cl2। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में CH2Cl2 की रिएक्शन एक बार और Cl2 के साथ, अब क्या बनेगा, CHCl3, बोलते क्या है इसको, वेरी गुड, क्लोरोफॉर्म, एंड इसमें से एक और HCl बाहर, एंड फाइनली क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन Cl2 के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा CCl4 एंड HCl बाहर। तो ये चेन टाइप की रिएक्शन हो गई, मतलब जब जितने हाइड्रोजन्स अवेलेबल है वो सारे हाइड्रोजन्स यहाँ से रिमूव हो सकते हैं और उनकी जगह पे कौन सब्स्टिट्यूट होगा, हैलोजन। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। और एक्चुअली हैलोजिनेशन किस टाइप की रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन। देखो याद करो, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था, एक आता है कोई भी ग्रुप और एक ग्रुप बाहर निकलता है। यहाँ कौन आ रहा है, Cl आ रहा है, और कौन निकल रहा है बाहर, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है बेटा। मैंने वही बोला, 11th क्लास की सेम रिएक्शन है, ये कॉपी पेस्ट है, वहां पर आपको मैकेनिज्म बता रखी थी, याद है। सबसे पहले हमने पढ़ा था चेन इनिशिएशन स्टेप, क्या पढ़ा था, चेन इनिशिएशन स्टेप, जिसमें रेडिकल बनते हैं। फिर आता है चेन प्रोपेगेशन स्टेप, जिसमें रेडिकल्स जो हैं वो आगे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट करते हैं। एंड लास्ट में आता था चेन टर्मिनेशन स्टेप, जिसमें फाइनली रेडिकल के साथ अगेन ट्रीट होके एक फाइनल प्रोडक्ट की तरफ जाता था और रिएक्शन स्टॉप हो जाती थी। ये है आपका फर्स्ट रिएक्शन, प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में रिएक्शन, ठीक है। अब देखो सेकंड वाली रिएक्शन भी आपने पढ़ी हुई है। सेकंड वाली रिएक्शन हो जाएगी फ्रॉम एल्कीन्स, किससे हो जाएगी, एल्कीन्स। तो एल्केन और एल्कीन है तो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स। अब देखो यहाँ पर वो 11th वाला पूरा कॉन्सेप्ट वापस रिपीट होगा। कौन सा कॉन्सेप्ट था, तो जरा देखो, एल्कीन में हमने करवानी है यहाँ पे हाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या होने वाला है, हाइड्रोहेलोजिनेशन, है ना, मतलब किसका एडिशन, ध्यान से देखना, एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX। H और X क्या है, हाइड्रोहेलो, तो हाइड्रोहेलोजिनेशन, हिंदी में भी इसको हाइड्रोहेलोजनीकरण ही बोलते हैं। बहुत सारी चीजें सिमिलर ही आने वाली है ना। तो HX यानी यहाँ पर आपका HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। अब
एल्कीन्स में भी हम लोग वापस यहाँ पे थोड़े थोड़े केस चेंज करेंगे। केस वन में क्या लिखेंगे हम लोग? फॉर सिमेट्रिक एल्कीन्स, फॉर सिमेट्रिक एल्कीन्स। कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है इससे? कौन सा वाला रूल याद आ रहा है? मार्कोनी-कॉव रूल। मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन जो था वो 12th में, 11th में भी था, 12th में भी आएगा। कि देखो सिमेट्रिक एल्कीन का पहले मीनिंग समझ लो। CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, सब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम कार्बन सेम ग्रुप, मतलब इधर भी CH2 इधर भी CH2, इवन CH3 CH डबल बॉन्ड सिंगल, ये CH और CH3, ये भी क्या है? सिमेट्रिक में आएगा। किस में आएगा? सिमेट्रिक में आएगा। क्या करवाना है आपको? HX का एडिशन करवाना है। आप HCl HBr यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। इज इट क्लियर? अब दोनों का एडिशन करवाएंगे तो कैसे करवाना है? तो देखो, क्योंकि मैं सिमेट्रिक एल्किन ले रहा हूं तो यहां पे किसी रूल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब आपको कोई मार्कोनिकॉव रूल देखने की जरूरत नहीं है। वेरेवर यू वांट टू मूव द इलेक्ट्रॉन यू कैन डू इट। आप जिस तरफ भी इलेक्ट्रॉन को मूव करना चाहते हो, पहले बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किया ये क्या कहलाएगा? नहीं, क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। याद आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते थे 4 टाइप के, इलेक्ट्रोमेरिक, इंडक्टिव, रेजोनेटिंग एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। ये वाला इफेक्ट किस में आता है? इलेक्ट्रोमेरिक में। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉन्स को इधर घुमाओ। अब सिमेट्रिक के साथ अच्छी बात यह है कि चाहे आप इस तरफ घुमाते चाहे आप इस तरफ मूव करते, दोनों तरफ से आपका प्रोडक्ट सेम ही बनेगा। क्यों? क्योंकि ये बात सिमेट्रिक की हो रही है। ठीक है, अब जैसे इधर जाएंगे तो बेटा ये क्या है? पार्शियल, तो इधर क्या आना है? पार्शियल। सर ऐसा क्यों हुआ? इलेक्ट्रॉन एक तरफ से इधर हो गया तो इधर होने की वजह से यहाँ पे क्या आया? माइनस, इधर होने की वजह से यहाँ पे क्या आया? प्लस है, पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर। और बेटा ये हुआ किस वजह से? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। देखो बेटा 11th वाली चीजें अगर भूल जाओगे तो ये समझ में मुश्किल आना है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमेशा हमने बोला था टेम्परेरी इफेक्ट होता है। कैसा होता है? हमेशा रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है। अगर ये HCl नहीं हो तो क्या ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा? नहीं करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट को परमानेंट इफेक्ट बोला था, ठीक है ना। उसके लिए रिएजेंट का होना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर खुद में एक ऐसा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होता है उस मॉलिक्यूल के खुद में। ये सब चीजें आपको पढ़ा रखी है, इसलिए मैं पहले बोल रहा हूं, पहले GOC को, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा सा अच्छे से गो थ्रू करके आए तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। नहीं तो देखो हर जगह हर चीज समझाना शायद पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं हेलो एल्केन इसमें HX की बात करता हूं तो X बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे क्या माइनस और इस पे क्या आ जाएगा? प्लस। अब मुझे बताओ प्लस का अटैक कहां होगा? माइनस पे, और माइनस का अटैक प्लस पे। तो आपका प्रोडक्ट पता है क्या आने वाला है? CH3 CH2 Cl, और साथ में बाहर क्या निकल जाएगा? बाहर कुछ निकलने वाला है नहीं, क्योंकि ये क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ये एडिशन हो रहा है। तो मुझे बताइए अगर किसी कारण से मैं ये बोल देता कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है, क्या तब भी तुम्हारा प्रोडक्ट यही आता कि नहीं आता? है ना। यहाँ पे अगर मान लो X है तो मैं यहाँ पे एक बार X लिख देता हूं, बट ये जो हमारा बना इसको हम क्या बोलेंगे? हेलो इथेन। यस और नो? क्या बोलेंगे इसको? हेलो इथेन। अगर Cl होता तो क्लोरो इथेन, तो ये भी हेलो इथेन है, तो ये भी क्या हुआ? अब आप क्या आपको लग रहा होगा कि सर इधर क्यों जोड़ा? अरे बेटा मैं अगर Cl को इधर भी जोड़ देता तो क्या इसका नाम चेंज हो जाता क्या? अब देखो मैंने इलेक्ट्रॉन इधर घुमाया था, इधर क्या आना है? पार्शियल नेगेटिव, इधर क्या आना है? पार्शियल पॉजिटिव। तो मुझे बताओ Cl का अटैक इधर और H का अटैक इधर, प्रोडक्ट स्टिल क्या है? हेलो इथेन ही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिमेट्रिक एल्कीन्स के अंदर आपके इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट्स किसी भी डायरेक्शन में करवा दीजिए, दोनों तरफ से प्रोडक्ट क्या बनेगा? सेम बनेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, एक तो हो गया ये। अब दूसरे वाले के एग्जांपल का प्रोडक्ट आप खुद बनाइए, जरा जल्दी से बनाओ, मुझे बताओ इसका। पहले तो इसका नाम बताओ बेटा, क्या है इसका नाम? ब्यूट टू इन। इसका क्या नाम है? इथीन। अब बताओ ब्यूट टू इन का हाइड्रोक्लोरिनेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा? राइट द नेम ऑफ प्रोडक्ट। क्या बनेगा? है
नेम ऑफ प्रोडक्ट बताओ, सपोज ये आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन होता, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट एक्स, बताओ। वेरी गुड, 2-क्लोरोब्यूटेन। आया सबके दिमाग में कि नहीं आया? देखो जिसके नहीं आया वो समझो। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। मैंने आपको कहा क्योंकि ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है तो आपके पास चॉइस है, आप दोनों तरफ में से किसी भी तरफ इलेक्ट्रॉन घुमा सकते हो, देयर इज नो इश्यू। अगर इधर घुमाता हूं तो यहाँ आएगा पार्शियल नेगेटिव और यहाँ क्या आएगा पार्शियल। अगेन HCl या HX कोई भी अगर आपका है तो Cl का अटैक प्लस पे और H का अटैक माइनस पे। सर अगर ये इधर घूमता तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस इधर प्लस इधर, तो प्लस इधर तो Cl का अटैक इस पे होता। स्टिल आपके पास में जो प्रोडक्ट होता बेटा वो क्या होता, CH3 CH2 CH Cl और CH3, क्या बोलते हैं इसको, 2-क्लोरोब्यूटेन। ये सारे बहुत कॉमन क्वेश्चंस है, वेरी कॉमन। अब बात करें नेक्स्ट केस 2 की। तो यहां पे आपके सिमेट्रिक की बात हो रही थी, तो यहां हम बात करेंगे फॉर एसिमेट्रिक एल्कीन, फॉर एसिमेट्रिक एल्कीन। चले आगे, हटा दो ना। चलिए, एसिमेट्रिक एल्कीन का क्या मतलब है, तो आपका वही डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो ग्रुप्स होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, लाइक CH3 CH डबल बॉन्ड एंड CH2। क्या मैं इसको एसिमेट्रिक एल्कीन बोल सकता हूं ना, यस और नो? ये क्या होगा, एसिमेट्रिक एल्कीन होगा। कैसे? क्योंकि देखो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो इक्वल ग्रुप्स होने चाहिए थे वो यहाँ पे इक्वल नहीं है। भाई इधर CH2 है और इधर कौन आ गया, CH3 CH आ गया, तो ये किस कैटेगरी में आ गया, एसिमेट्रिक एल्कीन की कैटेगरी में आ गया। नाउ अब एसिमेट्रिक एल्कीन पर अगर आप HX का एडिशन करवाते हो तो यहां पर आप, मैंने जैसे आपको पीछे बोला था कि चॉइस है, यहां आपके पास ऐसे डबल चॉइस नहीं है, यहां आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, मार्कोनी-कॉव रूल, मार्कोनी-कॉव रूल फॉलो करना पड़ेगा। क्या कहता है मार्कोनी-कॉव रूल, जरा इधर देखो, लिखो यहां पे, ड्यूरिंग हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ asymmetric alkene, comma negatively charged halide ion will attack on more substituted carbon atom, है ना, या मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, है ना, मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, ऐसे लिख दीजिए। ड्यूरिंग हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एसिमेट्रिक एल्कीन, तो इसका मतलब क्लियर है कि मार्कोनी-कॉव रूल ओनली किस पे अप्लाइड होता है, एसिमेट्रिक एल्कीन होने पर अप्लाई होता है। अगर आपका सिमेट्रिक एल्कीन है तो मार्कोनी-कॉव रूल लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? क्या करना है इसमें, तो देखो अभी मैंने आपको क्या समझाया कि जब एसिमेट्रिक एल्कीन्स पर हाइड्रोहेलोजन का एडिशन होगा तो अब यहां पर देखो बेसिक सी बात समझना, Cl क्या है हमारा, नेगेटिवली चार्ज्ड हैलाइड आयन, भाई इसी पे ही तो क्या आने वाला है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो इस पे क्या आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज। सवाल ये है कि ये कहां अटैक करेगा। देखो अगर ये आप किसी भी एक जगह पे करवाते तो आपके प्रोडक्ट दो डिफरेंट बनते, है ना। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर करवाता तो मेरा प्रोडक्ट बनता CH3 CHCl और CH3, मतलब 2-क्लोरोप्रोपेन, 2-क्लोरोप्रोपेन। और अगर मैं दूसरी तरफ करवा देता हूं तो यहां बन जाता CH3 CH2 CH2Cl क्लोरोप्रोपेन या 1-क्लोरोप्रोपेन। दोनों में डिफरेंस है, यस और नो, है ना। अब पहली बात तो बनेगा कौन,
तो मैंने कहा मार्कोनिकॉव के अकॉर्डिंग बनेगा। क्या कहता है मार्कोनिकॉव? तो नेगेटिवली चार्ज हैलाइड आयन विल अटैक ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच हैज मोर सब्स्टिट्यूएंट्स। यहां पर भी याद रखना, वैसे तो लिखा ऐसे जाता है मोर सब्स्टिट्यूटेड, इवन यू कैन राइट इट लाइक मोर एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड, है ना, मोर एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड। वैसे ठीक है, मतलब नहीं भी लिखोगे तब भी यही माना जाता है। इवन यस, कुछ बुक्स में आपके ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है ऑन दैट कार्बन एटम विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और वी कैन से और हैलाइड आयन विल अटैक ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम ऑफ या कार्बन एटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक ही तो बात हुई, जिस पर अल्काइल ग्रुप्स ज्यादा होंगे उस पर हाइड्रोजन क्या होंगे? कम। इधर देखो जरा, यहां पर इस कार्बन को देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन है कि नहीं, पहले तो ये क्लियर करो। ये भी डबल बॉन्डेड है और ये भी, तो इसका मतलब ये क्लियर है, Cl इस पे तो अटैक करने से रहा, इस वाले Cl पे, इस C पे तो अटैक करने से रहा। अब अगर यहां करता है तो देखो जरा, इसके ऊपर कितने अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स है? 1। दिस कार्बन हैज 1 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, एंड सिंस इसके पास में एक अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है तो इसके पास हाइड्रोजन ओनली क्या है? 1। लेकिन इधर देखो, क्या यहाँ पे अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है क्या? नहीं है ना, तो इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा हुए। तो अगर मैं ये बोलूं कि Cl will attack on that carbon which has lesser number of hydrogen atom, is it right or wrong? Yes, yes. क्या बोला? रिपीट सुनो, the halide ion will attack on that carbon atom which has lesser number of hydrogen atom. बेटा lesser number of hydrogen atom और more number of alkyl groups are the same thing. lesser number of hydrogen atom, yes. इस कार्बन के पास बेटा कितने हाइड्रोजन एटम्स है? ओनली 1, और इस कार्बन के पास 2, तो लेसर हाइड्रोजन किसके पास है? इसके पास। तो या तो ये बोलो कि हैलाइड आयन विल अटैक ऑन द कार्बन व्हिच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और यू कैन से द हैलाइड आयन विल अटैक ऑन द कार्बन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स। बात तो वही हुई, ठीक है। तो अब यहां अटैक होगा तो यहां वाला जो प्रोडक्ट बना बेटा ये कहलाएगा मोर स्टेबल। क्या कहलाएगा? और ये अगर बन भी जाएगा तो ये क्या होगा? लेस स्टेबल। सपोज किसी कारण से, देखो आप ये तो बोल ही नहीं सकते कि बनेगा ही नहीं, चाहे 5% 10% ही सही, अगर बनेगा भी तो भी वो क्या होगा? लेस स्टेबल, बहुत ज्यादा लेस स्टेबल होगा। बोलो क्लियर? तो देखो क्या होगा, अगर इसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझो तो देखो, पहले केस में आप अगर इलेक्ट्रॉन को इस तरफ घुमाते हो तो इधर आएगा प्लस और इधर आएगा माइनस। यहां पे आपका H जुड़ जाता है, फर्स्ट स्टेप में यहां पे H आता है, तो H आने की वजह से ये जो है हटके हो जाएगा CH3, तो इंटरमीडिएट बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्या बनेगा? किस केस में? केस ये वाला जो मार्कोनिकॉव कह रहा है। लेकिन फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं ये Cl को यहां जुड़वाता इन केस, और इसको मैंने कह दिया केस नंबर 2, तो उस कंडीशन में आपके पास ये वाला कार्बोकेटाइन बनता जो कि क्या है? 1 डिग्री। और आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री कार्बोकेटाइन इज लेस स्टेबल, दैट्स व्हाई प्रोडक्ट भी कैसा होगा? लेस स्टेबल। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन कंपैरेटिवली मोर स्टेबल, इसलिए प्रोडक्ट भी कैसा होगा? आपका मोर स्टेबल होगा। इज इट क्लियर? ये सब कुछ 12th 11 में था। डन? चलो आगे देखो, केस 3। अब देखो केस 3 में क्या है? For asymmetric alkenes in presence of peroxides, ठीक है। केस नंबर 3 क्या हो जाएगा? अगर आपने पेरोक्साइड की प्रेजेंस ली है तो क्या होगा? तो देखो सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं जो भी आपने पीछे लिया था केस 2 में। यहां एक तो क्वेश्चन बन जाता है, यहां पे आप प्रिफर्ड क्या करोगे? HBr, HCl या HI यहां पे नहीं लेते हैं। एंड उसके बाद में यहां पर मैं ले लेता हूं बेटा पेरोक्साइड। क्या ले लेता हूं? पेरोक्साइड। देखो समटाइम आपको यहां पे पेरोक्साइड नाम लिखा मिल सकता है, अगर पेरोक्साइड नाम ना मिले तो तुम्हें कुछ इस तरह से देखने को मिल जाए,
ये भी एक पेरोक्साइड को डिनोट कर रहा है। ये ना हो तो पेरोक्साइड का दूसरा एग्जांपल है H2O2, और एक जो मैंने 11th में आपको कहा था वो नाम याद रखेंगे, बेंजोइल पेरोक्साइड। फॉर्मूला हो जाता है इसका C6H5 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O C6H5। एक सेकेंड, एक O कम पड़ गया, O सिंगल बॉन्ड और यहां वापस O। ये है बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, आप इनमें से कुछ भी ले सकते हो। अब उससे क्या होगा, सारा गेम जो था वो उल्टा हो जाएगा। जहां अभी आपने बोला कि नेगेटिवली चार्ज हैलाइड आयन विल अटैक ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच इज more substituted or which has less number of hydrogen atom, now it becomes completely changed. The negatively charged halide ion will attack on the carbon with more number of hydrogen atom or lesser number of alkyl substituents, और ये सब क्या कहलाएगा, एंटी मार्कोनिकॉव रूल। एंटी मार्कोनिकॉव रूल, इसी को ही क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इसी का एक और नाम याद आ रहा है किसी को, खरास इफेक्ट। बोलो, बात समझ आई? चलिए, हो गया कंप्लीट। क्या बोलते हैं इसको, एंटी मार्कोनिकॉव रूल, ये लिख दिया आपने। अब देखो इसका आंसर कैसे बनाएंगे, तो यहां पर आपके प्रोडक्ट मीन जो बन जाएगा बेटा, वो हो जाएगा कुछ ये तरह का, ये लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। क्या है यहां पे मेजर प्रोडक्ट, 1 ब्रोमो इथेन, सॉरी प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। और अगर मुझे माइनर बनाना है, जो कि अभी यहां पे हम नहीं लिखते कई बार, बट अगर बनाना है तो हम ये ऐसे बना सकते हैं। इसको हम बोल देंगे 2 ब्रोमो प्रोपेन एंड विच इज माइनर। बोलिए, क्लियर हुआ? एनी डाउट? नो? एक क्वेश्चन लिखिए इसके पीछे लास्ट में, जो तुम्हारे 11th का क्वेश्चन है। इन पेरोक्साइड इफेक्ट और खरास इफेक्ट comma HBr is preferred over HCl and HI, why? explain। मैं समझा देता हूं, आंसर आपने 11 में देखा होगा। देखिए बेटा, इधर HCl और HI के साथ क्या प्रॉब्लम है और HBr यहां क्यों बेटर है, थोड़ा बात को समझने की कोशिश करना। अभी जो आपने बेटा ये पढ़ा, और इसका आप लोग करवा रहे थे एडिशन, HX का एडिशन। एक्चुअली ये जो एडिशन होता है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है। हालांकि इतना सब कुछ आपको नहीं लिखना है, आंसर बिल्कुल इजी है, वो लिख देना है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू क्यों होता है, क्योंकि यहां पर कौन आ चुका था, और आपने पढ़ा है ये पेरोक्साइड हमेशा क्या लीड करता है, होमोलाइटिक क्लीवेज को। तो यहां पर एक्चुअली जो पेरोक्साइड है वो होमोलाइटिक क्लीवेज करेगा और फ्री रेडिकल्स बनाएगा। क्या बनाएगा, फ्री रेडिकल्स। अब प्रॉब्लम कहां आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है कि जब ये फ्री रेडिकल आगे जाके आपके HCl या HI या HBr के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, ये जो अपना पेरोक्साइड से आया वो रेडिकल इस HCl के बीच के बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता ड्यू टू इट्स हाई बॉन्ड एंथैल्पी, ड्यू टू इट्स हाई बॉन्ड एंथैल्पी। इवन तुम्हारे 11th की बुक में उसका एक वैल्यू भी दे रखा है कि ड्यू टू हाई बॉन्ड एंथैल्पी द HCl बॉन्ड cannot be cleaved with the help of free radical, whereas HI के साथ क्या प्रॉब्लम है,
मैंने कल भी ये बात बताई थी आपको। HI के साथ प्रॉब्लम ये है कि HI के बीच का बॉन्ड बहुत वीक है, HI के बीच का बॉन्ड बहुत वीक है, और इतना वीक है कि वो फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में खुद को ब्रेक कर देता है। ये तो है जो ब्रेक होता ही नहीं है, ये ब्रेक कर देता है और आयोडीन गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। जब रिएक्शन ये तो कर ही नहीं रहा और ये इतना रिएक्टिव है कि ये उस रिएक्शन में पूरा कंप्लीटली भाग लेने से पहले, है ना, पार्टिसिपेट करने से पहले ये खुद H2 गैस और I2 गैस में ब्रेक हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या है, ये फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करने के लिए अवेलेबल रहा क्या, नहीं रहा। H भी, अच्छा इसकी भी एनर्जी दे रखी है तुम्हारे, बहुत लीस्ट एनर्जी जो वैल्यू है, आपको वैल्यूज याद नहीं रखनी है, और यहां दे रखी है वैल्यू, वो भी हाई वैल्यू है। HBr के बीच की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो HCl से थोड़ी वीक, कम, है ना, और HI से थोड़ी स्ट्रांग है। मतलब इसके बीच का बॉन्ड जो है वो इतना भी वीक नहीं है कि रेडिकल की प्रेजेंस में देखते ही टूट जाए, और इतना भी स्ट्रांग नहीं है कि रेडिकल के साथ ब्रेक करे ही ना, रिएक्शन करे ही ना। तो ये सबसे बेस्ट लिया जाता है फॉर द रिएक्शन। बोलो क्लियर? तो ये ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, ये बात दिमाग में बैठी, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो जरा, लास्ट एक और रिएक्शन दे रखी है फ्रॉम एल्कीन्स के अंदर ही। अपन ने पीछे क्या पढ़ी थी, फ्रॉम एल्कीन, उसमें हमने केस 1 2 3 पढ़ लिए। तो देखो एल्कीन में भी वापस क्या पढ़ा, एल्कीन के अंदर आपने पढ़ा सिमेट्रिक एल्कीन, एसिमेट्रिक एल्कीन, और एसिमेट्रिक एल्कीन वापस आपका फ्री रेडिकल वाला, सॉरी उसका मार्कोनिको, एंटी मार्कोनिकॉफ वाला, है ना, पेरोक्साइड वाला। अभी जो आपको नेक्स्ट आपको करना है उसमें आपको दे रखा है एडिशन ऑफ हैलोजेंस इन एल्कीन्स। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, एल्कीन्स वाले में ही लिखना है आपको एडिशन ऑफ हैलोजेंस इन प्रेजेंस या विथ एल्कीन, विथ एल्कीन। एक्चुअली एडिशन ऑफ हैलोजेंस को हम क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा, हैलोजिनेशन। इज इट क्लियर? अब देखो क्या करना है यहाँ पे, यहाँ आप देखो आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, चाहे वो सिमेट्रिक एल्कीन हो चाहे वो एसिमेट्रिक एल्कीन हो। Cl2 आएगा या Br2 कुछ भी आए, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ए प्रोटिक सॉल्वेंट लिया जाएगा, ठीक है ना। दोनों में से एक एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, और उनकी जगह पे कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो बेसिकली आपके पास में यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, बताओ ये कैसे टाइप के हैलोजेंस बने, जैम और विस, और ये भी विस, यस और नो। तो कहने का मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में Cl2 या Br2 भी ले सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। दोनों टाइप के एल्कीन्स रिएक्ट कर सकते हैं, दोनों एक ही टाइप से। देखो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम है ही नहीं, कौन किधर जुड़ेगा किधर नहीं जुड़ेगा, क्योंकि जुड़ने वाले दोनों ही कौन है, Br या दोनों Cl है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन। हिंदी में अगर बात करें तो हैलोजनीकरण, ठीक है, सिंपल, हैलोजन का जुड़ना। अब देखो आपने प्रिपरेशन मेथड्स में क्या क्या पढ़ लिया, आपने प्रिपरेशन में पहला पढ़ लिया फ्रॉम अल्कोहल, क्लियर है, अल्कोहल वाले में किसी को कोई डाउट तो नहीं। अल्कोहल के बाद दूसरा नंबर क्या पढ़ा आपने, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के अंदर कितने थे, एक था फ्रॉम एल्कीन्स, और एल्कीन का क्या करवाया हमने, क्या करवाया, एल्कीन्स का सिर्फ हेलोजिनेशन, या यूं कह दो फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। फिर हमने करा फ्रॉम एल्कीन, ठीक है। अब एल्कीन में भी हमने वापस क्या करे, केस बनाए, है ना। एक तो बनाया आप लोग एल्कीन का हाइड्रो हेलोजिनेशन, हाइड्रो हेलोजिनेशन, इसमें आपने केस बनाए, केस 1 2 3, 1 2 3। बुक में ऐसे कोई केस बेस नहीं बने हुए हैं, ना बुक में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बताया हुआ है, ना मार्कोनिकॉफ की कोई डिस्कशन की है, बट यस वो 11th में थे तो हमको पढ़ने जरूरी है, ठीक है। दूसरा अभी आपने पढ़ा ओनली हेलोजिनेशन,
ठीक है, इसमें और इसमें दोनों में फर्क है। ये एल्केन का हेलोजिनेशन था, ये एल्कीन का हेलोजिनेशन है। यस और नो? थर्ड हम जो टाइप पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हेलोजन एक्सचेंज। क्या पढ़ने वाले हैं? हेलोजन एक्सचेंज। याद करो, कल की क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी कि HF और HI, सॉरी RF और RI, RF और RI, एल्काइल फ्लोराइड और एल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन इन जनरल बहुत मुश्किल से होती है या नहीं होती है। मतलब आपने अभी तक जितने भी ये प्रिपरेशंस पढ़े, इन सभी प्रिपरेशन से आप क्लोराइड्स बना सकते हो एल्काइल, और आप एल्काइल ब्रोमाइड्स बना सकते हो, लेकिन एल्काइल फ्लोराइड्स या एल्काइल आयोडाइड्स नहीं बना सकते इन सारी इक्वेशन से, इन रिएक्शन से। तो इसका मतलब अगर आपको फ्लोराइड्स बनाने ही है या आयोडाइड्स बनाने ही है तो फिर आपको क्या करना है, तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस करनी पड़ेंगी, जिसका नाम है थर्ड हेलोजन एक्सचेंज। देखो नाम से काफी कुछ समझ में तो आ ही गया होगा। हेलोजन्स का क्या होगा? यहाँ पे एक्सचेंज होगा। ठीक है, किसका किसके साथ एक्सचेंज होगा? तो याद रखना एल्काइल क्लोराइड्स ही लेने हैं, क्योंकि देखो मोस्टली बनते ही कौन है? क्लोराइड्स या ब्रोमाइड्स। तो आप जनरली यहाँ पे क्या लोगे? क्लोराइड्स, और इसकी रिएक्शन करानी है Ki के साथ। Ki के साथ किसकी प्रेजेंस में? एसीटोन की प्रेजेंस में। ड्राई एसीटोन वैसे तो होता है, बट एसीटोन की प्रेजेंस में करवानी है। सिंपल हेलोजन का क्या होगा? एक्सचेंज हो जाएगा। RCl का बन जाएगा RI, और इसका बन जाएगा KCl। ये सिंपल सा एक्सचेंज हो जाता है। इस रिएक्शन का नाम है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। ये दो नाम अभी जो आने वाला है, एक फिंकेल्स्टीन और एक श्वार्ट्ज, ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता नहीं कितनी बार है ना, अलग अलग एग्जामिनेशंस के अंदर ये आ चुके हैं, तो इनको एज इट इज आपको याद रखना है। वैसे ज्यादा कुछ है भी नहीं इसमें, ठीक है ना, बट फिर भी आपको अगर सीधा पूछा जाए फिंकेल्स्टीन रिएक्शन या आपका श्वार्ट्ज रिएक्शन, तो फिंकेल्स्टीन में आपको आयोडीन को बना, मतलब एल्काइल आयोडाइड्स बनाना है, और श्वार्ट्ज में इतना तो क्लियर हो गया होगा क्या बनने वाले हैं? एल्काइल फ्लोराइड्स बनने वाले हैं। क्या बनने वाले हैं श्वार्ट्ज में? एल्काइल फ्लोराइड्स, और फिंकेल्स्टीन में एल्काइल आयोडाइड्स। कंफर्म। अब यहां पर RCl भी ले सकते थे, RBr भी ले सकते थे, इन दोनों में से कोई भी ले लो। ये हो जाएगा आपका RBr और यहां आ जाएगा आपका Ki। बोलो ठीक बात। अब आ जाओ श्वार्ट्ज में क्या है, तो देखो जस्ट है बेटा, हाँ तो RBr, अच्छा RI, सॉरी, ये हो जाएगा RI और ये हो जाएगा KBr। ठीक है, अब देखो आप श्वार्ट्ज में क्या करना है? श्वार्ट्ज में भी आपको लेना RCl या RBr ही है, लेकिन अब यहां पर किसकी रिएक्शन कराएंगे? तो यहां पर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स की रिएक्शन कराएंगे जिनके पास फ्लोराइड्स अवेलेबल होते हैं। किस क्या होते हैं? फ्लोराइड्स अवेलेबल। एक तो आपका यहाँ पे एंटीमनी वाला SbBr2 है, SbF3 है, या आपका AgF है। तो इनमें से कोई भी एक लेना है, कोई भी एक आपको लेना है। एंटीमनी के साथ फ्लोराइड्स ले लो, चाहे सिल्वर के साथ फ्लोराइड ले लो, कोई भी एक लेंगे। अगेन वही सेम चीज, एक्सचेंज होगा, और एक्सचेंज के थ्रू आपके पास में एक तो RF बन गया, और यहां से क्या निकल जाएगा? AgCl निकल जाएगा। अगेन इसी तरह से अगर यहाँ पे आप AgF लेते हो तो F एक्सचेंज हो जाएगा Br से, अगेन आपके पास आ जाएगा RF प्लस AgBr। ओनली, हाँ ओनली Finkelstein is used for only preparation of iodides, alkyl iodides, and Schwartz reaction is used for only for the preparation of alkyl fluorides. Nothing else, कोई दूसरा इसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बोलो, ये आपकी प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स कंप्लीट होती है।